आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद शानदार कविता की बात करने वाले हैं, एलिजा कुक की किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। हम सिर्फ इस प्रेरणादायक कहानी को ही नहीं सुनेंगे, बल्कि उन शानदार साहित्यिक तरीकों और व्याकरण को भी गहराई से समझेंगे, जो इस रचना को इतना दमदार बनाते हैं। यह महज एक कविता नहीं है, बल्कि हार न मानने के जज्बे की एक बेहतरीन केस स्टडी है। आज की इस चर्चा में कहानी के अलग अलग पहलुओं को कवर किया जाएगा। एक निराश राजा, मकड़ी का संघर्ष, हार न मानने का जज्बा, कविता में इस्तेमाल हुए रूपक और अंत में प्रकृति से मिलने वाली सीख। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले हिस्से की, एक निराश राजा। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। स्कॉटलैंड के किंग ब्रूस गहरी उदासी में बैठे हैं। जाहिर है, जब कोई नेता अपने लोगों के लिए कुछ बड़ा करना चाहता हो और बार बार नाकाम हो रहा हो, तो मनोबल टूट ही जाता है। हार का ये दर्द किसी को भी अंदर तक हिला सकता है। कविता की पंक्तियां इस भावना को बिल्कुल सटीक तरीके से पकड़ती हैं। वो गहरी निराशा में नीचे गिर पड़ा, मैं ये सब छोड़ दूंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक इंसान के टूटने की हद को दिखाते हैं। एक ऐसा पॉइंट जहां लगता है कि बस अब और कोशिश नहीं हो पाएगी। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा, मकड़ी का ऊपर की ओर संघर्ष। ठीक इसी मायूसी के बीच अचानक एक दिलचस्प चीज होती है। छत से एक छोटी सी मकड़ी अपने रेशमी धागे के सहारे नीचे गिरती है। राजा अपने ख्यालों में खोया है, लेकिन ये छोटी सी घटना उसका ध्यान खींच लेती है। अब यहां से उस मकड़ी की वापस अपने जाले तक पहुंचने की लंबी और थका देने वाली चढ़ाई शुरू होती है। कवयित्री ने इस संघर्ष को बड़ी बारीकी से उकेरा है। मकड़ी पूरी ताकत लगाती है, लेकिन बार बार फिसलकर जमीन पर आ गिरती है। वो ऊपर जाती है, कमजोर पड़ती है और फिर वहीं पहुंच जाती है जहां से उसने शुरुआत की थी। असल जिंदगी का संघर्ष भी तो कुछ ऐसा ही होता है ना। अब सबसे हैरान करने वाली बात, ये चढ़ने और गिरने का सिलसिला 1 या 2 बार नहीं, पूरे 9 बार होता है। जी हाँ, 9 बार। सोचिए, हर बार गिरने के बाद एक नई कोशिश। ऐसा लगता है मानो ये छोटा सा जीव हार मानना जानता ही नहीं। और फिर आता है वो सबसे रोमांचक पल, जब मकड़ी अपने जाले से महज 1 फुट की दूरी पर होती है और अपनी अगली कोशिश के लिए तैयार होती है। तो मन में यही सवाल आता है, क्या वो जीतेगी या एक बार फिर गिर पड़ेगी? ये सवाल सिर्फ उस मकड़ी का नहीं रहता, ये सीधे किंग ब्रूस की अपनी हार जीत का सवाल बन जाता है। चलिए अब कहानी के तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, दृढ़ता के जरिए मिलने वाली जीत। लगातार इंच दर इंच आगे बढ़ते हुए मकड़ी आखिरकार अपने घर पहुंच ही जाती है। इस नज़ारे को देखकर राजा खुशी से उछल पड़ता है। शाबाश! ये वो पल है जब राजा को समझ आता है कि अगर एक नन्ही सी मकड़ी हाल को हरा सकती है, तो एक राजा ऐसा क्यों नहीं कर सकता। इस घटना से प्रेरणा लेकर राजा ब्रूस फिर से हिम्मत जुटाते हैं, एक और कोशिश करते हैं और इस बार वो नाकाम नहीं होते। यहाँ सबक बिल्कुल साफ है, हमारी हर असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि वो तो कामयाबी की तरफ ले जाने वाली एक जरूरी सीढ़ी है। अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, जहाँ कविता की व्याकरण और साहित्यिक युक्तियों यानी उपमा और रूपक को समझा जाएगा। ये पूरी कविता रूपक यानी मेटाफर पर टिकी है। रूपक वो होता है जहाँ जैसे या समान शब्दों के बिना 2 चीज़ों की तुलना की जाती है। इस कविता में मकड़ी की चढ़ाई कोई आम घटना नहीं है, बल्कि वो सीधे तौर पर राजा ब्रूस की दिमागी और असल जिंदगी की मुश्किलों को दर्शाती है। ये रूपक कहानी के संदेश को बहुत गहरा बना देता है। उपमा और रूपक में एक बड़ा बारीक सा फर्क है। जब कहा जाता है कि ज्ञान एक पेड़ की शाखाओं की तरह फैलता है, तो की तरह शब्द इसे उपमा यानी सिमिली बनाता है। लेकिन अगर की तरह हटा दें और कहें ज्ञान एक फैलती हुई शाखा है, तो यह सीधे एक बेहद प्रभावशाली रूपक बन जाता है। इससे बात में ज्यादा वजन आ जाता है। अगर कविता के शब्दों पर ध्यान दें तो पता चलेगा कि कवयित्री ने शब्दों से दूरियों का एहसास कैसे कराया है। बहुत ऊपर जैसे शब्द एक बहुत बड़ी और डरावनी दूर की दूरी का एहसास कराते हैं। वहीं इंच दर इंच जैसे शब्द उस मुश्किल लेकिन निकट की प्रगति को दिखाते हैं जो मकड़ी कर रही थी। इसके अलावा लगातार कोशिश करने के जज्बे को दिखाने के लिए ट्राइड एंड ट्राइड या आप जैसे शब्दों को बार बार दोहराया गया है। और तो और कविता की लय को बनाए रखने के लिए अनुप्रास का बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है। ये छोटे छोटे तरीके ही तो किसी भी कविता को जीवंत और दिलचस्प बनाते हैं।
अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, प्रकृति में मिली प्रेरणा। जिस तरह किंग ब्रूस को एक मकड़ी से प्रेरणा मिली, वैसे ही आसपास की प्रकृति से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जरा उन चींटियों को देखिए जो बिना थके अपना खाना जमा करती हैं, या उन मधुमक्खियों को जो इतनी बारीकी से अपना छत्ता बुनती हैं। ये सब हमें लगातार मेहनत करने का पाठ पढ़ाते हैं। सच कहा जाए तो प्रकृति हार न मानने की एक खुली किताब है। इसमें ढेरों ऐसी चीजें हैं जो हैरान कर सकती हैं, जैसे ये वैज्ञानिक तथ्य कि मकड़ियां असल में कीड़े नहीं बल्कि अर्चंट प्रजाति की होती हैं। हमारे आसपास ऐसे अनगिनत छोटे छोटे लेकिन बेहद प्रेरणादायक रहस्य छुपे हैं। बस जरूरत है तो थोड़ा ध्यान देने की। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छूट जाता है। जब भी कोई ऐसा लक्ष्य सामने हो जो बिल्कुल नामुमकिन लगे, तो क्या हार मान लेनी चाहिए, या फिर उस छोटी सी मकड़ी की तरह अपनी पूरी इच्छा शक्ति बटोर कर एक और कोशिश करनी चाहिए? ये यकीनन सोचने वाली बात है।